हेलो क्लास, दिस इज़ डॉक्टर शिल्पा नागर, बाल रोग विभाग, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी, क्लास थर्ड ईयर, बाल रोग सब्जेक्ट। आज का हमारा सेशन है 2.8, जिसमें हम बाल गृह को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो इसके अंदर अपस्मार बाल गृह हमने पढ़ा था, उसी का मॉडर्न कोरिलेशन अपस्मार यानी कि एपिलेप्सी, उसको डिस्कस करेंगे। एपिलेप्सी के कोजेज क्या होते हैं, इसका क्लासिफिकेशंस क्या है, साइन सिम्टम क्या मिलेंगे, इसका ट्रीटमेंट किस बेसिस पे हमें करना चाहिए, ये सारा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। एपिलेप्सी तो स्टार्ट करते हैं हम एपिलेप्सी इन चिल्ड्रंस। ओके, तो व्हाट इज एपिलेप्सी? एपिलेप्सी इज़ अ क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है जिसमें रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर्स होते हैं। अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 2 अनप्रोवोक्ड सीजर 24 आवर अपार्ट्स। मेनली एपिलेप्सी इज अ डिसऑर्डर मार्क्ड, जो मेनली मिलता है हमें डिस्टर्ब इलेक्ट्रिकल रिदम मिलती है इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। एपिलेप्टिक सीजर्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ अ सेट ऑफ न्यूरॉन इन द ब्रेन, तो उसे हम एपिलेप्सी बोलते हैं, या वो एपिलेप्टिकल सीजर्स होते हैं। जो भी एबनॉर्मल एक्सेसिव न्यूरोनल डिस्चार्ज होता है या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन में, उसकी वजह से जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है या होने वाले जो साइन सिम्टम हमें दिखते हैं, वह एपिलेप्सी है, एपिलेप्टिक सीजर्स है। कोजेज क्या होते हैं एपिलेप्सी के? मेनली 70 to 80% जो भी हमें एपिलेप्सी के केसेस मिलते हैं वह इडियोपैथिक होते हैं। उनका नोन कोज हमें नहीं पता अभी तक, उनको हम जेनेटिक मान सकते हैं। सेकेंडरी कोजेज होते हैं, यानी कि प्राइमरी कोजेज किसी डिजीज के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, सेकेंडरी कोजेज जो किसी दूसरी डिजीज के बाद होने वाले या उस डिजीज की वजह से होते हैं, वो सेकेंडरी कोजेज होते हैं। सेरेब्रल डिसजेनेसिस के कारण या सेरेब्रल मालफॉर्मेशन की वजह से हो सकता है, सेरेब्रल वेस्कुलर ओक्लूजन की वजह से, या सेरेब्रल डैमेज की वजह से। सेरेब्रल डैमेज बच्चों में होता है, एंटीनेटल कोजेज हो सकते हैं। एंटीनेटल कोजेज में सेरेब्रल डैमेज हो सकता है कंजेनाइटल इन्फेक्शंस की वजह से, ड्रग्स जो भी मदर यूज कर रही है, मदर के अल्कोहल यूज करने की वजह से। नेटल कोजेज होते हैं, एचआई हो सकता है, ब्रेन बर्थ ट्रॉमा की कंडीशंस हो सकती है, बर्थ ट्रॉमा हो सकती है। एचआईई होता है हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी, यानी कि हाइपोक्सिया और इस्चेमिया की वजह से जो भी एन्सेफेलोपैथी डेवलप हो रही है वो हमारा एचआईई है। पोस्टनेटल कोजेज में आईवीएच इन प्री मैच्योरिटी में हो सकती है, फिर सीएनएस इन्फेक्शन से, कर्निक टेरस है, ट्रॉमा एंड ट्यूमर की कंडीशन में हो सकता है। कर्निक टेरस क्या होता है? जब बिलीरुबिन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जाके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे कर्निक टेरस बोलते हैं। दूसरे कोजेज इसमें सेरेब्रल ट्यूमर्स हो सकते हैं, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर एंड न्यूरोक्यूटेनियस सिंड्रोम की वजह से भी एपिलेप्सी हो सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ द एपिलेप्सी देखते हैं, तो सीजर्स की जो क्लासिफिकेशन है ILAE क्लासिफिकेशन है सीजर्स का। तो सीजर्स का जो ILAE क्लासिफिकेशन है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी। ILAE की फुल फॉर्म है। इसने जो सीजर को क्लासिफाइड किया है और रखा है पार्शियल सीजर्स, जनरलाइज सीजर एंड अनक्लासिफाइड सीजर्स भी खुद डिफाइन किए हैं। ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है। पार्शियल सीजर को आगे क्लासिफाई किया है सिंपल पार्शियल सीजर्स, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स या पार्शियल सीजर्स विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन, यानी कि पहले पार्शियल फोकल सीजर्स होंगे, फिर उसके बाद जनरलाइज बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होगा। जनरलाइज सीजर का जो क्लासिफिकेशन है उसमें है एब्सेंस जनरलाइज सीजर, अटिपिकल एब्सेंस जनरलाइज सीजर, मायोक्लोनिक, टोनिक क्लोनिक, टोनिक क्लोनिक और एटोनिक जनरलाइज सीजर्स हो सकते हैं। अनक्लासिफाइड सीजर से इन्फेंटाइल स्पाज्म को अनक्लासिफाइड सीजर में क्लासिफाई किया है। ये ILAE का क्लासिफिकेशन है इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी के अकॉर्डिंग। देन ILAE 2010 क्लासिफिकेशन है, जो भी रिसेंट में
अपडेट हुआ है। जनरलाइज्ड सीजर और फोकल सीजर। जनरलाइज सीजर्स होते हैं जो कि डिस्चार्जेस अराइजेस फ्रॉम बोथ हेमिस्फीयर्स, दोनों ही हेमिस्फीयर है हमारे, वहीं से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में चेंजेज आ रहे थे या हाइपर डिस्चार्ज की कंडीशन बन रही थी, वो होगा दोनों हेमिस्फीयर्स में। एब्सेंट सीजर हो सकते हैं, मायोक्लोनिक सीजर्स आ सकते हैं इसमें, टोनिक, टोनिक क्लोनिक या अटोनिक सीजर्स हो सकते हैं। फोकल सीजर्स अराइज होते हैं फ्रॉम वन एंड पार्ट ऑफ वन हेमिस्फीयर, या तो वन हेमिस्फीयर पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्चार्ज की वजह से होगा, या फिर हेमिस्फीयर है उसके किसी एक पार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, वो हाइपर हो जाएगी, उसकी वजह से होगा। तो फोकल सीजर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं फ्रंटल लोब की वजह से होने वाले सीजर्स, टेम्पोरल सीजर्स, ऑक्सीपिटल या पैराइटल लोब सीजर्स। जनरलाइज सीजर से हमने देखा है इसमें कंप्लीट जो ब्रेन या बोथ हेमिस्फीयर से वहाँ से होने वाली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, डिस्चार्ज है, वो हाइपर हो जाते हैं, ज़्यादा सिक्रेशन, ज़्यादा डिस्चार्ज होने लगता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ का, इस वजह से जनरलाइज सीजर्स होते हैं। देन जो जनरलाइज एपिलेप्सी थी हमारी, उसमें हमने जो क्लासीफाई किया था उनके सिम्टम्स पढ़ेंगे। ऑनसेट होता है जो जनरलाइज एपिलेप्सी का है, बहुत हेमिस्फीयर्स के थ्रू होता है। यहाँ शो किया गया है कि जो भी डिस्चार्ज यहाँ से जनरेट हुआ है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हुआ है, ये पूरे बोथ हेमिस्फीयर्स में स्टार्ट हुआ है। इन जनरलाइज सीजर डिसऑर्डर्स देयर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जनरलाइज सीजर जब भी होते तो जनरलाइज पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होगा, हमेशा कॉन्शियसनेस का लॉस होगा, कोई वार्निंग साइन नहीं होते इनमें। सिमेट्रिकल सीजर होते हैं, मतलब राइट एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी में सिमेट्रिकली सीजर्स डेवलप होंगे। बायलेटरली सिंक्रोनस सीजर्स डिस्चार्ज ऑन ईईजी। जब हम जनरलाइज सीजर्स में ईईजी स्टडी करते हैं, ईईजी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो जो डिस्चार्ज है हमें वो बायलेटरल यानी कि दोनों ही हेमिस्फीयर में सिंक्रोनस यानी कि एक साथ डेवलप हुआ डिस्चार्ज दिखता है। जनरलाइज सीजर का जो क्लासिफिकेशन था, हमने एब्सेंट सीजर देखे थे। एब्सेंट सीजर्स के साइन सिम्टम क्या और क्यों होते हैं पढ़ेंगे। एब्सेंट सीजर से ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है इसमें, यानी कि थोड़े टाइम के लिए जो भी पेशेंट है उसकी कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगी with an abrupt onset and termination and accompanied by motor phenomena except for some flickering of the eyelashes and minor alteration in muscle tone। तो जो एब्सेंट सीजर है उसमें ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, थोड़े टाइम के लिए कॉन्शियसनेस लॉस हो रही है, और जो भी हमारी सिम्टम्स है इसके, फ्लिकरिंग हो रही है आई लिड्स की, या फिर माइनर अल्टरेशन हो रहा है मसल टोन का, जो भी थोड़े से चेंजेज हो रही है, यानी कि मसल टोन थोड़ी रिजिड हो रही है, थोड़ी सी टोनिसिटी बढ़ रही है, रिजिडिटी बढ़ रही है, वो एक माइनर अमाउंट में ही बढ़ती है। और ये जो फिनोमिना होता है ये इसका अब्रप्ट सडन ऑनसेट होगा और सडन ही टर्मिनेशन हो जाएगा, इसलिए हमें ऐसा फील होता है कि कोई सीजर नहीं आया है। ड्यूरेशन बहुत कम होता है ये जो सिम्टम्स है माइनर मसल टोन अल्टरेशन का, या फिर जो फ्लिकरिंग हो रही है आईलिड्स की, उनका। एब्सेंस में भी टिपिकल, अब एब्सेंट सीजर है इनके भी दो टाइप हैं, टिपिकल एब्सेंट सीजर और अटिपिकल एब्सेंट सीजर। जो टिपिकल एब्सेंट सीजर है इनको पेटिटमल सीजर्स बोलते हैं, यानी कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सीजर होगी, कोई साइन सिम्टम में नहीं मिल रहा है। अटिपिकल है एंड कैन ऑफन बी पार्टिसिपेटेड बाय हाइपर वेंटिलेशन, और ये मेनली तब डेवलप होता है एब्सेंट सीजर जब हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन बनती है पेशेंट में। नेक्स्ट टाइप था मायोक्लोनिक सीजर। मायोक्लोनिक सीजर से ये ब्रीफ सीजर्स होते हैं, यानी कि थोड़े टाइम के लिए तो होंगे, ऑफन रिपीटेटिव, और बार बार इनका रिलैप्स होता है, रिपीट सीजर होते हैं, यानी कि रिपीटेशंस में आने वाले मायोक्लोनिक सीजर्स होंगे। जर्किंग मूवमेंट ऑफ द लिम्स, नेक और ट्रंक। जो सिम्टम होते हैं मायोक्लोनिक सीजर्स पे, हम देख रहे हैं कि जो मसल्स है हमारी लिम्स की, नेक की या ट्रंक, इनमें टोन बढ़ जाती है, थोड़े टाइम के लिए होती है, और ऐसा एक दिन में बहुत बार होता है, यानी कि रिपीटेटिव हो गया। ब्रीफ रिपीटेटिव जर्किंग मूवमेंट हो रहे हैं लिम्स के, ट्रंक्स के, नेक्स के, तो मायोक्लोनिक सीजर्स बोलते हैं उन्हें।
टोनिक सीजर है जनरलाइज इंक्रीज इन टोन, बॉडी में जो भी आर्म्स की, लेग्स की मसल्स है, ट्रंक की मसल्स है, उन सब की टोनिसिटी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द हाइपर एक्साइट कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, या फिर जो भी वहाँ से जो हमारा स्टिमुलेशंस रिलीज हुए हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, या जो डिस्चार्ज हुआ है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, वो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में होता है, तो पूरी बॉडी में या जनरलाइज जो मसल होते हैं उनकी टोन इंक्रीज हो जाती है, तो उनको हम टोनिक सीजर बोलते हैं। इसके बाद टोनिक क्लोनिक सीजर्स पढ़ेंगे। टोनिक क्लोनिक सीजन में टोनिक यानी कि मसल की जो टोन है वो, और क्लोनिक कंडीशन दोनों ही एक साथ आती, यानी कि पहले टोनिक कंडीशन आएगी फिर क्लोनिक कंडीशन आएगी, तो अल्टरनेट टाइम पे टोनिक और क्लोनिक कंडीशंस आती रहती, इसलिए हमने इसे टोनिक क्लोनिक सीजर्स बोला है। टोनिक क्लोनिक सीजन होता है रिदमेटिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ग्रुप फॉलोइंग द टोनिक फेज। एक मसल ग्रुप है, आर्म्स की मसल हो गई या फिर हमारी लिम्स की, लोअर लिम्ब की मसल हो गई, इनका जो भी एक मसल ग्रुप है, लाइक एक्सटेंसर मसल ग्रुप होता है या फ्लेक्सर मसल ग्रुप होता है, तो इनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक जो मसल ग्रुप है उसमें, फॉलोड बाय टोनिक फेज, उसके बाद टोनिक फेज आती है। इन द रिजिड टोनिक फेज, जब टोनिक फेज जो रिजिड टोनिक फेज है, चिल्ड्रन में फेल टू द ग्राउंड, इतनी ज़्यादा टोनिसिटी हो जाती है कि बच्चा खुद को बैलेंस नहीं कर सकता, वो ग्राउंड पे गिर जाता है, ज़मीन पे गिर सकता है। समटाइम जब गिरेगा तो ऑब्वियसली उसको इंजरीज होने की चांसेस रहेगी। दे डू नॉट ब्रीथ एंड बिकम साइनोस्ट, अगर ये कंडीशन ज़्यादा टाइम के लिए परसिस्ट करती है टोनिक क्लोनिक सीजर वाली, तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आएगी, और जब ऑक्सीजनेशन ठीक से नहीं होगा प्रॉपर, तो वहाँ पे साइनोसिस की कंडीशंस भी बन सकती है, बच्चा साइनोस दिखेगा हमें। दिस इज़ फॉलोड बाय द क्लोनिक फेज, ये टोनिक फेज की स्टेज है जब रिजिडिटी बढ़ रही है सभी मसल ग्रुप की, जिसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है और साइनोसिस दिख रहा है हमें। इस फेज के बाद क्लोनिक फेज स्टार्ट होती है विद जर्किंग ऑफ द लिम्स, तो इसमें डिस्चार्ज होता है, कम होना स्टार्ट होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन से रिलैक्सेशन के फेज में आना स्टार्ट होती है। विथ जर्क, इसमें क्या होता है, लिम्स की जर्किंग स्टार्ट हो जाती है, ब्रीदिंग इरेगुलर हो जाएगी, साइनोसिस परसिस्ट रहेगा, एंड सलाइवा में एक्यूमुलेट इन द माउथ, तो जो भी सिक्रेशंस है माउथ की वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे माउथ में। और साथ में इस फेज में क्या होता है, बीटिंग ऑफ द टंग हो सकती है, एंड इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन स्टूल हो सकता है। द सीजर यूजुअली लास्ट फ्रॉम अ फ्यू सेकेंड टू मिनट, जो टोनिक क्लोनिक सीजर की कंडीशन है कुछ सेकेंड से लेकर के कुछ मिनट तक लास्ट होती है, इतना ड्यूरेशन होता है सेकेंड टू मिनट का। फॉलोड बाय अनकॉन्शियसनेस, अभी तक जब तक टोनिक और क्लोनिक फेज चल रही थी सीजर्स की, तब तक बच्चा कॉन्शियस था, जैसे ही जर्किंग स्टार्ट हुई या फिर स्लाइव सिक्रेशन स्टार्ट हो गए, इनकंटिनेंस हो गया यूरिन का, उसके बाद अनकॉन्शियसनेस की फेज आएगी, या बच्चा डीप स्लीप की कंडीशंस में जा सकता है कुछ घंटों के लिए। ये टोनिक क्लोनिक सीजर्स है। देन उसके बाद अटोनिक सीजर्स आते हैं। अटोनिक सीजर्स में क्या होता है, ऑफन कंबाइंड विद अ मायोक्लोनिक jerk followed by a transient loss of muscle tone causing a sudden fall to the floor or drop of the head। अटोनिक सीजर्स के लिए बोला है, जो मेनली अटोनिक सीजर है, यानी कि इनमें मसल टोनिसिटी या रिजिडिटी नहीं बढ़ती है। ये सीजर जो हमने मायोक्लोनिक सीजर्स या मायोक्लोनिक जो ब्रीफ जर्किंग सीजर्स पढ़े थे उसके साथ हो सकती है। इसमें मसल की जो टोन होती है वो लॉस हो जाती है। जो हमने टोनिक क्लोनिक पढ़ा था वहाँ पे मसल की टोन होती है वो इंक्रीज होती है, इसलिए जो पेशेंट है वो स्टिफ हो जाता है, रिजिड हो जाता है। और टोनिक में कोई टोन नहीं है, मनी के मसल के टोन का ट्रांजिएंट लॉस हो जाता है। जब मसल टोन लॉस हो जाती है तो इसकी वजह से भी बैलेंस नहीं बन पाएगा, सडन फॉल और इंजरी के चांस रहेंगे। अगर ये कंडीशन हेड में हो रही है हमारी, तो ड्रॉपिंग ऑफ द हेड हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगा हेड। नॉन एपिलेप्टिक मायोक्लोनिक मूवमेंट आर ऑल्सो सीन फिजियोलॉजिकली इन हिकअप्स। ओके, जब हम हिकअप की कंडीशंस देखते हैं तब भी हमें कुछ ऐसे सीजर्स, अटोनिक सीजर्स मिल सकते हैं जिसमें हमारा सडन हेड डाउन हो जाता है, हेड ड्रॉप हो जाता है। टोनिक क्लोनिक सीजर्स के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब से पढ़ते हैं, होता क्या है इसमें।
टोनिक क्लोनिक सीजर्स की दो फेजेज है, टोनिक फेज और क्लोनिक फेज। तो इसमें क्या क्या है, सिम्टम्स क्या मिलेंगे, कौन कौन सी मसल इन्वॉल्वमेंट हो रही है वो देखेंगे। जब टोनिक फेज स्टार्ट होती है तो द टोनिक फेज बिगिंस विद फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक एंड एलिवेशन एंड एबडक्शन ऑफ द एल्बो। तो हमने स्कंदपस्मार ग्रह में पढ़ा था कि वी नम्यते बच्चा आगे झुक जाता है। तो सेम टू सेम इसमें बताया गया है कि जब भी टोनिक फेज स्टार्ट होगी, जब भी मसल का कॉन्ट्रिक्शंस होगा तो ट्रंक का फ्लेक्जन होगा और जो एल्बो है उनका एलिवेशन और एबडक्शन हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगी। Subsequent extension of the back and neck is followed by extension of arm and leg। तो इसके बाद क्या होगा, फ्लेक्जन हुआ हमारे ट्रंक का, लेकिन जो बैक नेक है साथ में इनका एक्सटेंशन हो रहा है और आर्म्स एंड लेग्स है वो भी एक्सटेंशन की कंडीशन में जा रहे हैं। Piercing cry may be present due to passage of air through closed vocal cord। इस कंडीशन में जब सारी मसल इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो हमारी जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो भी इन्वॉल्व होती है। तो जब एयर पास होती है थ्रू द क्लोज्ड वोकल कॉर्ड से तो उसमें जो पियर्सिंग, बच्चे की जो क्राई की आवाज़ होगी पियर्सिंग क्राई होगी। ऑटोनोमिक साइंस भी हमें मिल सकते हैं टोनिक फेज के कंडीशंस में। उसमें क्या मिल सकता है, पल्स रेट बढ़ी हुई मिल सकती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज मिलेगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग मिलेगी। टोनिक फेज की जो कंडीशंस है 10 से 20 सेकंड के लिए लास्ट होती है। टोनिक फेज के बाद हम पढ़ रहे हैं क्लोनिक फेज। क्लोनिक फेज में जर्की मूवमेंट स्टार्ट होंगे, ट्रेमर्स होने लग जाते हैं बच्चे को, अकर्स एट द रेट ऑफ 8 ट्रेमर पर सेकेंड 8 ट्रेमर्स होते हैं, विच में स्लो डाउन टू अबाउट 4 ट्रेमर्स पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही क्लोनिक कंडीशन आगे बढ़ती जाती है ट्रेमर्स होना कम हो जाते हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है कम हो जाती है, 1 सेकेंड में 4 ट्रेमर होते हैं बाद में। दिस इज बिकॉज ये जो ट्रेमर आ रहे हैं वो क्यों हो रहा है, फेजेज ऑफ अटोनिया अल्टरनेट विद रिपीटेड वायलेंट फ्लेक्जर स्पाज्म। तो ये कंडीशन क्यों होती है ट्रेमर्स वाली, अटोनिया की वजह से होती है। पहले फ्लेक्जर की कंडीशन में स्पाज्म हो रहा था, फिर अटोनिया। तो जब स्पाज्म ज़्यादा है और साथ में मसल को रिलैक्स भी होना है तो क्लोनिक फेज बढ़ती है। ईच स्पाज्म इज एक्कम्पनीड बाय पिपिलरी कॉन्ट्रैक्शन। जब भी स्पाज्म होगा आई चेक करेंगे तो पिपिल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगी एंड डायलेशन, दोनों ही हमें साइमल्टेनियस कंडीशंस मिलेगी, पहले कॉन्ट्रैक्शंस देन डायलेशन। सम पेशेंट में हो टंग और चिक बाइट्स भी हो सकते हैं। अटोनिक पीरियड लास्ट अबाउट 30 सेकेंड तक क्लोनिक फेज चलती है, 30 सेकेंड टू 1 मिनट भी हो सकती है क्लोनिक फेज। नेक्स्ट जो एब्सेंट सीजर है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।